जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये 5 लॉज किन के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, जो आप यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हैं, ये S.R. रंगनाथन जी हैं। इन्हीं के द्वारा लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज दिए गए हैं। और S.R. रंगनाथन जी के बारे में बात करें तो इन्हें भारत में पुस्तकालय अध्ययन का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। तो S.R. रंगनाथन जी मूल रूप से भारत के रहने वाले थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी की थी। और साथ ही वहाँ पर जब वो लाइब्रेरी साइंस का पढ़ाई कंप्लीट किए तो उन्होंने वहाँ पर एज ए लाइब्रेरियन कुछ दिन काम किया और वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया। और एक्सपीरियंस लेने के बाद वह इंडिया लौट आए। इंडिया लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन जो है वहाँ पे ज्वाइन किए। और वहाँ पर ज्वाइन करने के साथ साथ उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम ही रखा गया 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों, ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस उन्हीं के द्वारा लिखा गया। और ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को हम बेसिक पिलर ऑफ ए लाइब्रेरी कह सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस सिर्फ एकेडमिक एजुकेशंस के लिए ही नहीं, आप सभी के लिए आगे दिनों में कंपटीशन की तैयारी में भी आप सभी का इससे सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप 5 लॉज को अच्छे से समझते हैं तो आपके डे टू डे लाइफ में एज ए लाइब्रेरियन के तौर पे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, ये लाइब्रेरी साइंस के जो लॉ है, इसका फर्स्ट लॉ कहता है बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि बुक्स जो हैं यूज़ करने के लिए हैं। सबसे पहले कुछ इसके बारे में बता दूं कि एंशियंट टाइम में, या कह सकते हैं कि आज से 100-150 साल 200 साल पहले की बात है, हमारे कुछ जो रिचुअल्स बुक होते हैं जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल, उन्हें हम एक सेल्फ में रखते हैं। उसे जो है रख देते हैं ऐसे, तो उसको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। साथ ही लोग कहते थे पहले कि इसको मत छुओ नहीं तो ये फट जाएगा। तो ऐसा रंगनाथन जी ने जब इंडिया आए और उन्होंने देखा ये कि जो बुक्स हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बुक्स को उनका रीडर नहीं मिल रहा है, बुक्स को पढ़ने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि बुक्स जो है यूज़ करने की चीज़ है, वो सेल्फ में रखने की चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम बुक्स का यूज़ करते हैं। तो इसे कुछ पॉइंट वाइज आप सभी के लिए यहाँ मैंने बताया है। तो सबसे पहला है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस कहने का मतलब है दोस्तों कि बुक जो है वो सजाने की चीज़ नहीं है, वो पढ़ने की चीज़ है। अगर एक लाइब्रेरियन है जो है, वह लाइब्रेरी के अंदर बुक्स तो रखता है लेकिन उसे जो है खोल कर नहीं रखता, वो ताला वाला मार के रखता है। तो बुक्स को ईजिली एक्सेस करना एक यूज़र के लिए, एक रीडर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो बुक्स का जो सेल्फ होना चाहिए वो ओपन रहना चाहिए ताकि जो रीडर हैं, यूज़र हैं, उस बुक को आसानी से एक्सेस कर सकें। सेकंड हमारा कहता है लोकेशन। साथ ही दोस्तों, यहाँ लोकेशन की बात कर रहे हैं तो लोकेशन, जो एक लाइब्रेरी होता है उसका लोकेशन जो होना चाहिए वह एक क्राउडेड प्लेस में होना चाहिए। और साथ ही ऐसे प्लेस में ना हो कि लाइब्रेरी शांति वाली जगह होती है तो ऐसा नहीं कि एक सिटी से बहुत दूर बना दिए, कोई जंगल में बना दिए और वहाँ पे कोई वहाँ रीडर पहुँच नहीं पा रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आदमी के पहुँच, हर एक यूज़र, हर एक रीडर के पहुँच के आसपास वहाँ का लोकेशन होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए, तीसरा है लाइब्रेरी आवर्स। तो लाइब्रेरी आवर्स की बात करें तो ऐसा नहीं कि लाइब्रेरियन अपने हिसाब से लाइब्रेरी खोला, अपने हिसाब से लाइब्रेरी बंद किया। लाइब्रेरियन को सोचना चाहिए कि हमें रीडर्स को कैसे यहाँ पर उनके आवर्स को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी को खोला जाए। साथ ही दोस्तों, लाइब्रेरी आवर्स जो होते हैं हमारे एकेडमिक्स में देखा जाए तो सुबह के 9 बजे खुलते हैं और 5 बजे बंद हो जाते हैं। तो हाँ, मेरी माने तो दोस्तों लाइब्रेरी को 24 आवर्स खोल के रखने चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे रीडर्स होते हैं जिनका समय नहीं मिल पाता है दिन में, तो वो रात में पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी आवर्स भी जो होते हैं वो एक स्मूथ वे में होना चाहिए, लाइब्रेरी को ये ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग और फर्नीचर की बात करें तो एक लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग होता है वो एक प्रॉपर ढंग से बना रहना चाहिए। बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छा ढंग से रहना चाहिए ताकि बुक्स को अच्छे से वहाँ पर सेल्फ का व्यवस्था रहे और बुक्स को अच्छे से स्टोर कर सके। ऐसा नहीं कि एक छोटे से कमरे में लाइब्रेरी को बना दिया गया
और पता चला कि आज लाइब्रेरी में 10 रीडर थे, कल 20 हो गए, बुक्स की संख्या बढ़ रही है, तो वैसा बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग ऐसा हो ताकि वो फ्यूचर पर्पस में भी काम कर सके। साथ ही बात करें यहाँ फर्नीचर की, तो फर्नीचर भी ऐसा होना चाहिए जैसे कि अगर आप कोई एक यूज़र अगर बैठता है कुर्सी पर, चेयर पर, तो वो चेयर जो है रीडर के कंफर्टेबल को फील कराए, कंफर्टेबल जोन में जाकर रीडर अपना पढ़ाई कर सके। ऐसा नहीं कि अगर वहाँ पे 25 साल का इंसान है और वहाँ पे बेंच या टेबल दे दिया गया 5 साल 10 साल के बच्चे के जैसा, तो फर्नीचर भी वहाँ पे अच्छे प्रॉपर वे में होना चाहिए। बात कर लेते हैं स्टाफ की, तो स्टाफ जो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं वह स्मार्ट होने चाहिए, मॉडर्न होने चाहिए, ताकि जो रीडर का डिमांड है उसे फुलफिल करा सके। अगला है हमारा बुक सिलेक्शन पॉलिसी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बुक सिलेक्शन पॉलिसी की बात करें, बुक्स जो है वो रीडर के हित में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो 1 to 8 के बच्चे हैं, उनको चाहिए बुक 1 to 8 का फिगर वाले बुक चाहिए, और वहाँ पे लाइब्रेरी में उनके एकेडमिक लाइब्रेरी में रखे हुए यूनिवर्सिटीज़ के रॉकेट साइंस के वगैरह वगैरह के, तो ये बुक सिलेक्शन पॉलिसी जो है यहाँ पर सही नहीं होता, और यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पे बुक सिलेक्शन पॉलिसी भी हमारी सही रहनी चाहिए। एक एज ए लाइब्रेरियन बुक्स यहाँ पे सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो सही रहनी चाहिए, और जो रीडर का नीड है उन बुक को उनके सामने डिस्प्ले करके रखना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं लाइब्रेरी टेक्निक्स। यहाँ पे लाइब्रेरी टेक्निक्स की बात करें तो लाइब्रेरी टेक्निक्स जो है एक लाइब्रेरियन जो है उसे समझना होगा कि किस प्रकार से हम यूज़र का टाइम सेव कर सके, खुद का टाइम सेव कर सके, किस प्रकार से बुक को क्लासीफाई करें, किस प्रकार से बुक को कैटलॉगिंग करें, ताकि यहाँ पर जो लाइब्रेरी की जो नीड है, बेसिक नीड्स है, वो फुलफ़िल हो सके और यूज़र और ख़ुद का भी टाइम सेव कर सके। बात कर लेते हैं यहाँ लास्ट पॉइंट पे, वो है रेफरेंस सर्विसेज। तो रेफरेंस सर्विसेज ये होता है दोस्तों कि अगर बात कर लेते हैं, अगर किसी यूज़र को किसी अदर लैंग्वेज की बुक चाहिए और उस लैंग्वेज की बुक उस लाइब्रेरी में नहीं है, तो एज ए लाइब्रेरियन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी नीड को फुलफ़िल हो सके, उसे कोई और रेफरेंस यानी कि कोई और लाइब्रेरी की तरफ एड्रेस देना चाहिए, ताकि वो उस रेफरेंस के माध्यम से उस दूसरे लाइब्रेरी में उसकी जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। अगर एक लाइब्रेरी अगर किसी रीडर का रेफरेंस नहीं दे पाता है, इट मीन्स वो एक सही लाइब्रेरियन नहीं है, और यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ जो है फेल हो सकता है। सेकेंड लॉ देखते हैं दोस्तों। यहाँ सेकेंड लॉ जो है, यहाँ पे सारे चीज़ ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो पहला यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि सेकेंड लॉ जो हमारा कहता है एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी कि हर रीडर का बुक होना चाहिए, उनका जो है रीडर के पास बुक की पहुंच होनी चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि बुक जो है रीडर के पास कैसे पहुंचे, या रीडर के पास जो यहाँ पर एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी कि रीडर को बुक कैसे मिले, इसकी जो ऑब्लिगेशंस है यानी कि दायित्व हैं वो किस प्रकार से पूरी होती है, इनके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है यहाँ पे दोस्तों, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ पे जो है राज्यों की दायित्व होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं किसी स्टेट की, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्टेट अथॉरिटी की यहाँ पे ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, दायित्व होने चाहिए कि वो लाइब्रेरी को किस प्रकार से सेटअप करे, लाइब्रेरी को प्रॉपर टैक्स जो टैक्सेस आते हैं उन पैसों से लाइब्रेरी को कैसे इस्टेब्लिश करें, लाइब्रेरी को अगर लाइब्रेरी पहले से है तो उसको कैसे इन्हांस करें, ताकि जो यूज़र हैं उनके नीड को फुलफ़िल किया जा सके। तो यहाँ सबसे पहले स्टेट की बात हो गई। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइब्रेरी अथॉरिटी और लाइब्रेरी स्टाफ में दोनों में डिफरेंस है। लाइब्रेरी अथॉरिटी जो हो गए वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगी। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या करेगा कि एक यूज़र को एक लाइब्रेरी को इन्हांस करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर जो है वहाँ पर इक्विपमेंट्स, जैसे कि अगर कोई लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहा है तो उनके लिए फर्नीचर्स अच्छी होने चाहिए, उनके कंफर्टेबल के लिए जो है लाइब्रेरी की बिल्डिंग अच्छी बननी चाहिए, या प्रॉपर तरीके से एसीज़, आज मॉडर्न ज़माना है तो एसीज़ वगैरह या कह सकते हैं फ़ैन वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ रेफरेंस के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि नोटबुक वगैरह, छोटी छोटी नोटबुक्स की अवेलेबिलिटी वहाँ कराई जाए, ताकि जो रीडर हैं उन्हें कुछ ऐसा भी महसूस नहीं हो कि वो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी ऐसा होना चाहिए कि यूज़र और रीडर की नीड को फुलफ़िल करे।
तो ये सारा काम जो है अथॉरिटी का है कि वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूज़र के नीड को भी वहाँ पर देखा जाए। बेसिक नीड्स, ऐसा नहीं कि यूज़र कह देगा कि मुझे चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, ऐसा नहीं। यूज़र अगर को जो है फ़ैन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वहाँ पर अथॉरिटी का काम होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, अब यहाँ देखेंगे सबसे यहाँ पे एक हायरार्की आप देखेंगे कि अभी तक आपने देखा कि स्टेट जो है एक लाइब्रेरी सेटअप करेगा, अथॉरिटी को भी अपॉइंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अथॉरिटी है स्टाफ से संपर्क करेगा। तो देखिए अब स्टाफ क्या करता है, एक जो स्टाफ होते हैं लाइब्रेरी के स्टाफ, उन्हें इस बात की दायित्व या जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि एक यूज़र, एक रीडर या जो लाइब्रेरी के जो भी पढ़ने वाले हैं, तो उनकी नीड को कैसे फुलफ़िल की जाए। अगर बाय द वे कोई यूज़र आकर के कहता है कि मुझे मैथ की केसी सिन्हा की बुक चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो टाल दे, कह दे कि सर रहने दीजिए, अभी अभी बुक है नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ पे सेकंड लॉ जो है फेल हो जाता है लाइब्रेरी साइंस का। तो एक लाइब्रेरी स्टाफ को जो है कोऑपरेटिव रहना चाहिए यूज़र के प्रति। जो यूज़र की डिमांड हो, जो यूज़र का बुक का डिमांड हो, उसे तुरंत फुलफ़िल करे ताकि यूज़र का जो टाइम है वो सेव हो सके। वैसे भी आजकल देखा जाए लोगों का जो रुझान है वो लाइब्रेरी के प्रति कम होता जा रहा है, और अगर लाइब्रेरी स्टाफ्स का ये बिहेवियर रहेगा तो लाइब्रेरी में कोई भी यूज़र जाना पसंद नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर यहाँ पर स्टेट अथॉरिटी, लाइब्रेरी अथॉरिटी, लाइब्रेरी स्टाफ की अगर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, दायित्व हैं, तो यहाँ पर रीडर की भी कुछ दायित्व हैं जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर। यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ रीडर की, तो रीडर का दायित्व ये होना चाहिए कि अगर आप बुक को पढ़ रहे हैं तो बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसे कोई टीयर ना करें या मोड़े नहीं, ताकि अगले जो रीडर होने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। साथ ही रीडर को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अगर लाइब्रेरी से कोई बुक जो है इशू होती है तो उसे प्रॉपर टाइम पर उसे फिर से रिटर्न कर दे। यानी कि जैसे कि बहुत सारे लाइब्रेरीज़ में ऐसा टाइमिंग होता है कि 1 वीक के लिए बुक को यहाँ पर जो है इशू कराया जाता है। उसके बाद 1 वीक के बाद अगर आप जो है टाइम डिले कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो सेकंड लॉ है वो फेल हो सकता है। और एक लाइब्रेरी का जो लॉ कहता है कि रीडर को टाइम से बुक जो है ले जाना चाहिए और उसी प्रकार से टाइम से बुक को रिटर्न कर देना चाहिए। अगर रीडर रिटर्न नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है सेकंड लॉ फेल होता है। चलिए बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ सेकंड लॉ का जस्ट अपोजिट है दोस्तों। जिस प्रकार यहाँ एवरी रीडर हिज और हर बुक कहता है, यानी कि सभी रीडर को बुक मिलनी चाहिए, उसी प्रकार थर्ड लॉ यहाँ कहता है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि सभी बुक को उसके यहाँ पे रीडर भी मिलने चाहिए, यानी कि हर बुक को उनके पढ़ने वाले भी मिलने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका पॉइंट जो देख लेते हैं, ओपन एक्सेस। यानी कि यहाँ पे भी ओपन एक्सेस होना चाहिए ताकि सारे बुक जो हैं सारे बुक के पास रीडर की पहुँच हो सके। ऐसा नहीं कि मतलब जो सेल्फ है लाइब्रेरी के अंदर, जो सेल्फ है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंदर बुक रखे हुए हैं, रीडर है उनको बुक दिखाई नहीं दे रही है, तो उसमें क्या होगा कि सारे बुक के पास उनके रीडर की पहुंच कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से सेल्फ जो होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ग्लासेस लगी होने चाहिए, ताकि अगर रीडर उन्हें देखे तो एक झटके में उनकी पसंद की बुक, उनके नीड की बुक मिल जाए। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर बुक सिलेक्शन। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है बुक सिलेक्शन के अंतर्गत कि अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारी ऐसे बुक्स होती हैं, जैसे कि नॉवेल्स होते हैं, कुछ जर्नल्स होते हैं, पीरियडिकल्स रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ के लोकल जो रीडर्स हैं उनकी इंटरेस्ट हिंदी में है, तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में सारे मैगजीन्स रख दिए हैं, सारे पीरियडिकल्स जो हैं वो इंग्लिश में रखे हुए हैं, और यहाँ पे यूज़र की जो नीड है वो हिंदी में है। तो बुक का सिलेक्शन का पॉलिसी जो है वहाँ पे रीडर के इंटरेस्ट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। तो बुक सिलेक्शन यहाँ पे आपका जो है रीडर के इंटरेस्ट में ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, एक है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सेल्फ अरेंजमेंट। तो सेल्फ अरेंजमेंट जैसे मैंने बताया कि सेल्फ तो सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए, ग्लासेस लगी रहने चाहिए। तो यहाँ सेल्फ का जो अगर सेल्फ में ट्रांसपेरेंट भी है लेकिन सेल्फ का अरेंजमेंट जो है वो सही नहीं है,
जहाँ मैथ है उसके जस्ट बगल में हिंदी के बुक्स रखे हैं, तुरंत फिर से एक मैथ रखा हुआ है। तो इस प्रकार से जिगजैग टाइप का कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि रीडर को उनकी बुक नहीं मिल पाती या बुक को उनकी रीडर नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर जो है थर्ड लॉ फेल हो सकता है। उसका चौथा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कैटलॉगिंग। देखिए कैटलॉगिंग जो है ये यूज़र्स के लिए तो नहीं है, लेकिन एक लाइब्रेरियन के लिए, ये ओनली लाइब्रेरियन के लिए। ये लाइब्रेरियन को महत्वपूर्ण ढंग से कैटलॉगिंग करके बुक को अरेंज करना होता है, ताकि वो जैसे ही यूज़र अगर कोई बुक का डिमांड करे वो तुरंत उस बुक को यूज़र तक पहुँचा सके। साथ ही दोस्तों यहाँ पर फाइव जो कहता है वो है पब्लिसिटी। यहाँ पब्लिसिटी भी लाइब्रेरी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मार्केट में किसी नई बुक जो है पब्लिश हुई, नई बुक जो है आती है, उस बुक को अगर वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बुक है, काफ़ी वायरल बुक है, तो उसे लाइब्रेरी के फ्रंट जगह पर, यानी कि जैसे लाइब्रेरी एंट्रेंस है वहाँ पे डिस्प्ले करें, वहाँ पे पब्लिश करें, ताकि जो यूज़र को पता चल सके कि ये नई बुक जो हमने सुनी थी न्यूज़ में या कहीं, ये बुक यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो पब्लिसिटी भी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ऐसे कर सकते हैं। साथ ही लाइब्रेरी की पब्लिसिटी की बात करें तो सोशल मीडिया आज के डेट में मॉडर्न ज़माने में आ चुके हैं, तो आप उस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं कि इस लाइब्रेरी में ये बुक्स वगैरह आ चुकी हैं, यहाँ पे यूज़र आकर या रीडर आकर पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ देखिए सबसे लास्ट में जो पॉइंट है वह कहता है एक्सटेंशन सर्विस। यानी कि एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ावा देना, और एक्सटेंशन सर्विस यानी कि थर्ड लॉ में कहता है यहाँ पर कि जो लाइब्रेरी है वो एक सीमित दायरे में नहीं रहना चाहिए, हमेशा जो है इसका जो बढ़ोतरी होते रहना चाहिए। जो इसमें कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, इसका मतलब कि लाइब्रेरी को एक कदम फॉरवर्ड बढ़ना चाहिए, स्पेस ऐसा बनना चाहिए कि आगे दिन के लिए भी यह जो है बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं 10 साल के बाद भी लाइब्रेरी है, तो ये यहाँ पे थर्ड लॉ फेल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के फोर्थ लॉ की। तो यहाँ पे फोर्थ लॉ जो है ये सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि एक रीडर का टाइम कैसे सेव करें, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पहला कहता है ओपन एक्सेस। देखिए दोस्तों ओपन एक्सेस जो है आपके थर्ड लॉ में भी मिला, फर्स्ट लॉ में भी मिला, क्योंकि ओपन एक्सेस इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रीडर के टाइम को सेव करता है। अगर जो बुक हैं ओपन एक्सेस में नहीं रखे हैं तो यूज़र को बुक ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पे उनका जो टाइम है वो किल हो सकता है। इसलिए बुक्स को जो लाइब्रेरी के अंतर्गत जो है ओपन एक्सेस के तौर पे रहना चाहिए। साथ ही दोस्तों सेकंड पॉइंट है लोकेशन। जैसे कि अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में बहुत ऐसे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि एक साइड में हिस्ट्री की बुक्स रखी हैं, किसी और कॉर्नर में जो है जियोग्राफी की बुक्स रखी हैं, कहीं जर्नल्स है, कहीं पीरियोडिकल्स है, कहीं लिटरेचर्स की बुक रखे, कहीं नॉवेल्स है। तो उन लोकेशंस को इस प्रकार से अरेंज रहने चाहिए या इस हॉच पॉच इसमें नहीं रहना चाहिए, ताकि यूज़र जो है उन्हें खोजने में परेशानी हो। तो लोकेशन भी सही होना चाहिए। अगर एक बार लाइब्रेरी का जो स्टाफ है वो बता दे कि यूज़र को कि इस जगह पे आपको जो है नॉवेल मिल जाएगी, या अगर वो पर्सनली कोई बुक बोला कि मुझे जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ बुक पढ़नी है, तो वो आसानी से उस लोकेशन का जो है डायरेक्शन बता दे, वो आराम से उस लाइब्रेरी के सेक्शन में या लोकेशन में जा कर के ढूंढ सके। उसके बाद कुछ पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। दोस्तों ये यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, क्लासिफिकेशन जो होता है वो यूज़र के लिए होता है, और यहाँ कैटलॉगिंग जो होता है वो लाइब्रेरियन के लिए होता है। तो इस बारे में जो इम्पोर्टेंट जो है, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आगे की वीडियोज़ में मैं बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रीफ में मैं बता दूं यहाँ पर कि कैटलॉगिंग जो होता है वो लाइब्रेरियन को करना होता है, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है यूज़र को करना होता है। यहाँ कैटलॉगिंग की बात करें तो कैटलॉगिंग जो होता है वो एक कोडिंग वगैरह से होता है, तो लाइब्रेरियन का यहाँ पर काम है। साथ ही दोस्तों फोर्थ नंबर की बात कर ले अब यहाँ पर, तो फोर्थ नंबर है इशू एंड रिटर्न पॉलिसी। तो यहाँ पर इशू एंड रिटर्न पॉलिसी जो है वो रीडर का होना चाहिए, ये रीडर का दायित्व है। यहाँ पहले भी थर्ड लॉ में मैंने बताया था कि एक ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे रीडर को ध्यान देना चाहिए कि अगर जो बुक ले जा रहे हैं उसे समय पर रिटर्न करें, या यहाँ पे लाइब्रेरी को, एक लाइब्रेरियन को भी समझ में आना चाहिए या इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिस बुक को हम रीडर को दे रहे हैं मल्टीपल, हाँ ये हो सकता है कि लाइब्रेरी के अंतर्गत मल्टीपल बुक्स होते हैं, लेकिन अगर 5 बुक है, पाँचों किसी किसी यूज़र को दे दिए, अगर छठा वहाँ पे कोई यूज़र आता है
तो अगर सारे बुक्स रिटर्न नहीं हैं, अगर लाइब्रेरियन अगर उस बुक को रिटर्न नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे फोर्थ लॉ जो है फेल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इशू एंड रिटर्न पॉलिसी, यानी कि अगर बुक को जो है रीडर को इशू करते हैं तुरंत कर देना चाहिए, और रीडर से तुरंत रिटर्न भी समय होते ही ले लेना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इससे क्या होता है ना कि इससे आपका जो है रीडर का यहाँ पे टाइम किल नहीं होता है और रीडर का टाइम यहाँ पे सेव होता है। चलिए सबसे लास्ट में अब यहाँ बात कर लेते हैं रेफरेंस सर्विस। अब देखिए दोस्तों, सारे लाइब्रेरीज में सारी बुक अवेलेबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर अगर कोई हिंदी भाषी है, अगर उसे बुक चाहिए, कुछ बुक चाहिए जैसे कि संस्कृत की बुक चाहिए, संस्कृत की बुक तो अवेलेबल हो जाती है। अगर कोई और लैंग्वेज जैसे चाइनीज़ वगैरह में अगर वो यूज़र की डिमांड है और लाइब्रेरियन को पता है कि उसके शहर में कोई और पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पे चाइनीज़ बुक रखी जाती है, तो यूज़र के नीड को ध्यान में रखते हुए तुरंत उन यूज़र को रेफ़र करना चाहिए उस लाइब्रेरी तक, ताकि यूज़र का टाइम किल ना हो, यूज़र का टाइम सेव हो और यूज़र अपने बुक तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये रेफरेंस सर्विस भी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक लाइब्रेरी के लिए और लाइब्रेरी साइंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सभी को यहाँ मैंने फोर्थ लॉ बताया, और अब जो मैं लॉ बताने जा रहा हूँ ये है फिफ्थ लॉ, यानी कि लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी जो है एक बढ़ता हुआ ऑर्गेनिज्म का मतलब हो जाएगा यहाँ दोस्तों कि एक एनिमल के तौर पे, जैसे एनिमल बढ़ता है या ह्यूमन बॉडी है वो समय समय पर बढ़ता जाता है, तो उसी प्रकार लाइब्रेरी भी एक जो है ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, ये बढ़ता हुआ जो चीज़ है। तो यहाँ सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पर है बुक स्टॉक। देखिए दोस्तों, बुक स्टॉक की बात कर लें तो अगर एक लाइब्रेरी जब खुलता है तो उसके अंदर जो होता है बुक की संख्या लिमिटेड होती है। अगर बजट कम होता है तो बुक की संख्या लिमिटेड होती है। मान के चलिए कि 10,000 बुक, तो शुरुआत में 10,000 बुक है, यूज़र्स बढ़ने लगे, लाइब्रेरी की फैसिलिटी बढ़ी, लाइब्रेरी का इनकम बढ़ा, तो अगर कल होकर जो है उसमें कम से कम 1 लाख बुक नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर फिफ्थ लॉ फेल हो रहा है और लाइब्रेरी साइंस का जो यहाँ पर जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का जो तथ्य है यहाँ पे ये फेल हो सकता है। क्योंकि लाइब्रेरी का काम ही होता है बढ़ना, दिन प्रतिदिन बढ़ना। अगर वो नहीं बढ़ा पाते हैं एज ए लाइब्रेरियन, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये फिफ्थ लॉ फेल हो रहा है। तो बुक का स्टॉक भी बढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए चॉइस ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। अब इसकी बात कर लें तो यहाँ पे चॉइस भी होनी चाहिए क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई प्रॉपर सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी की अगर वहाँ पे लाइब्रेरी के अंतर्गत जो जगह हैं वहाँ पे क्लासिफाई होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ताकि अगर आज हिंदी की बुक कुछ जो है यहाँ पर, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हिंदी की जो प्रॉपर स्पेस है तो उसकी स्पेस अच्छी रहनी चाहिए। अगर कल के डेट में हिंदी की कुछ और बुक्स आती हैं तो उसे फ्यूचर को देखकर कैसे क्लासिफाई किया जा सके। अगर हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी आज मैंने यहाँ इतना सजाया, कल पता चला कि हिंदी की बुक यहाँ पे बढ़ गई और उन्हें सजाने के लिए अलग से जगह नहीं मिल पा रहा है, तो उसे कैसे क्लासिफाई करें कि फ्यूचर में भी इसको अरेंज किया जा सके। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, इसका अगला पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की बात कर ले तो एक हमारा लाइब्रेरी जो है वो मॉडर्न होना चाहिए। जैसे कि अगर लाइब्रेरी का बिल्डिंग कल पहले के डिज़ाइन से बना था तो उसे आज के डेट में मॉडर्न होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं उसके सेल्फ पुराने हैं तो उसे मॉडर्न तरीके से अरेंज होना चाहिए, मॉडर्न फर्नीचर्स होने चाहिए। यहाँ तक कि अगर जो इशू एंड रिटर्न पॉलिसी का जो मैनुअली चलता था उसे कंप्यूटराइज करके या बारकोड का इस्तेमाल करके, बारकोड स्कैनिंग का मशीन लगा करके उसे मॉडर्न बनाना एकदम ज़रूरी है। साथ ही यहाँ स्टाफ की बात करें तो स्टाफ मान के चलिए कि शुरुआत में एक लाइब्रेरी के अंदर 5 स्टाफ थे और वहाँ पे रीडर्स की संख्या बढ़ गई, लेकिन वहाँ पे स्टाफ जो है 5 के 5 ही हैं, तो यहाँ पे भी फिफ्थ लॉ फेल हो सकता है। यहाँ पर जो है रीडर के अनुसार, रीडर की संख्या को देखते हुए, लाइब्रेरी के जो बुक्स की संख्या को देखते हुए वहाँ पर स्टाफ की भी संख्या
बढ़नी चाहिए। यानी कि यहाँ पे लाइब्रेरी जब यहाँ पे ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे जब सारे चीज़ जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्टाफ की संख्या भी बढ़नी चाहिए। और सेम चीज़ दोस्तों, जब स्टाफ यहाँ जब बढ़ ही रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफ तभी बढ़ेंगे जब रीडर्स और बुक्स बढ़ेंगे, तो रीडर्स की भी संख्या यहाँ बढ़ती रहनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे आप सभी को बताएं कि 5 लॉज कैसे यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लॉज थे, इनका इस्तेमाल जो है आप सिंपली आपको याद तो रह सकते हैं लॉज में, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।